डूबते जहाज को सबसे पहले चूहों ने छोड़ा, लेकिन क्रेमलिन में स्थिति अलग है। उस विशाल खस्ताहाल और डूबते शाही जहाज पर खतरा भांपकर सबसे पहले जीवन रक्षक नौकाओं की ओर भागने वाले चूहे नहीं बल्कि खुद कप्तान होते हैं। इस समय मॉस्को के सबसे सुरक्षित और गुप्त कार्यालयों में यूक्रेन में पुतिन के युद्ध का प्रबंधन करने वाले जनरल अब जीत की योजनाएं नहीं बना रहे हैं। उनके डेस्क पर शीतकालीन आक्रमण की योजनाएं नहीं बल्कि डी-डे के लिए तैयार की गई निजी भागने की योजनाएं हैं। यह कोई आरोप नहीं बल्कि खुफिया रिपोर्टों और लीक हुए विश्लेषणों से पुष्ट एक ठोस हकीकत है। इस बार भागने की कोशिश कर रहे लोग सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने वाले साधारण कुलीन वर्ग नहीं हैं। असली खतरा और पतन का असली संकेत व्यवस्था के मूल से आ रहा है। हम सैन्य खुफिया और विदेशी खुफिया विभाग के जनरलों की बात कर रहे हैं, जो अग्रिम मोर्चे की कड़वी सच्चाई से बेखबर हैं। संघीय सुरक्षा सेवा के उच्च स्तर के अधिकारी जिनसे घरेलू मोर्चे पर नियंत्रण रखने की उम्मीद की जाती है, और यहां तक कि क्रेमलिन के सबसे वफादार विचारकों की भी। ये लोग प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि कैसे यूक्रेन की तकनीकी विषमता ने S-400 जैसी प्रणालियों को शर्मिंदगी का सबब बना दिया है। वे देखते हैं कि कैसे रसद लाइनों को अवरुद्ध किया जा रहा है और कैसे सेना अंदर से सड़ रही है। उन्हें एहसास हो गया है कि जीत असंभव है और अब उनका एक ही लक्ष्य है, मलबे के नीचे दबे नहीं रहना है। तो ये नए कुलीन शरणार्थी कहाँ जा रहे हैं? उनके पुराने आरामदायक बंदरगाहों के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। पश्चिम के कड़े प्रतिबंधों ने लंदनग्राद के मिथक न्यूयॉर्क के पेंट हाउस अपार्टमेंट और गुप्त स्विस बैंक खातों को भूत बना दिया है। इसने शासन के शीर्ष पर बैठे लोगों को अपनी संपत्ति और परिवारों की रक्षा के लिए दुनिया के सबसे अंधकारमय, सबसे जटिल और सबसे खतरनाक वित्तीय और भौगोलिक रास्तों का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। इन नए पलायन मार्गों की निर्विवाद राजधानी दुबई है, जो संयुक्त अरब अमीरात का जगमगाता महानगर है। दुबई को रूसी अभिजात वर्ग के लिए एक आदर्श शरणस्थली बनाने वाली बात सिर्फ इसकी शानदार जीवन शैली और धूप ही नहीं है। इसके कहीं ज्यादा ठोस कानूनी और वित्तीय कारण हैं। यूएई ने यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे मॉस्को को रूस के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण खिड़की मिल गई। दुबई की वित्तीय व्यवस्था सवाल पूछने के बजाय पैसा स्वीकार करने की संस्कृति पर आधारित है। पश्चिमी देशों और यहां तक कि रूस के साथ भी यूएई के प्रत्यर्पण समझौते राजनीतिक अपराधों के मामले में बेहद जटिल, धीमे और अस्पष्ट हैं। ये किसी जनरल या कुलीन वर्ग के लिए एक जरूरी कानूनी ढाल प्रदान करता है, जिस पर नई सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा सकता है। दूसरा रास्ता कहीं ज्यादा क्रांतिकारी और स्थायी पलायन की योजना की ओर इशारा करता है। खास तौर पर अर्जेंटीना और पैराग्वे जैसे देश रूसी अभिजात वर्ग को न सिर्फ आर्थिक रूप से सुरक्षित जगह देते हैं, बल्कि एक नई जिंदगी और नई पहचान का वादा भी देते हैं। इन देशों को चुनने के कारण भी बेहद व्यावहारिक हैं। लैटिन अमेरिका रूस और नाटो दोनों के प्रभाव क्षेत्र से भौतिक रूप से हजारों किलोमीटर दूर है। यह इसे संभावित वैश्विक संघर्ष या परमाणु संकट की स्थिति में सर्वनाश से बचने के लिए सबसे सुरक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में से एक बनाता है। खास तौर पर पैराग्वे अपनी कमजोर संस्थागत संरचना और भ्रष्टाचारग्रस्त नौकरशाही के साथ नए पासपोर्ट और पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। इस बीच अर्जेंटीना में गोल्डन वीजा कार्यक्रमों जैसे रास्ते मौजूद हैं, जहां निवेश के जरिए आसानी से निवास और नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लैटिन अमेरिका का एक महाद्वीप के रूप में एक लंबा और काला इतिहास रहा है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजी युद्ध अपराधियों से लेकर कई गिरे हुए तानाशाहों के जनरलों तक कई हाई प्रोफाइल भगोड़े गायब हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो लोग वहां जाते हैं उन्हें पता होता है कि वहां एक स्थापित भूमिगत नेटवर्क है जहां वे अपनी गतिविधियों को छिपा सकते हैं। तीसरा रास्ता शायद सबसे जटिल और खतरनाक दांव है। कभी एशिया में पश्चिमी वित्त का गढ़ रहा हांगकांग अब पूरी तरह से बीजिंग के नियंत्रण में है। पहली नज़र में रूसी अभिजात वर्ग का वहां पैसा भेजना अतार्किक लग सकता है। एक तानाशाह के प्रकोप से बचकर दूसरे के अधीन शरण लेने की क्या जरूरत है? इसका जवाब इस बात में निहित है कि यह कदम छिपने का नहीं बल्कि पाला बदलने का संकेत है। हांगकांग में अपनी पूंजी स्थानांतरित करने वाले कुलीन वर्ग या जनरल दरअसल पश्चिम के प्रति नहीं बल्कि चीन के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे हैं, जिसे वे भविष्य की नई महाशक्ति के रूप में देखते हैं। यह बीजिंग के लिए एक संदेश है। हम पुतिन के डूबते जहाज से कूद रहे हैं। हम आपके साथ व्यापार करने, अपनी संपत्ति को आपके सिस्टम में एकीकृत करने
और पुतिन के बाद के दौर में रूस के नए शासक के रूप में आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। यह पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने का नहीं बल्कि एक नए मालिक की सुरक्षा पाने का तरीका है। वित्तीय खुफिया रिपोर्टों ने हाल के महीनों में रूसी सरकारी बैंकों से हांगकांग के विशिष्ट निवेश कोषों में अरबों डॉलर की अस्पष्टीकृत पूंजी के असामान्य प्रवाह का पता लगाया है। यह कोई निवेश नहीं है, यह एक श्रद्धांजलि है, एक प्रवेश टिकट है। इस विशाल धन हस्तांतरण प्रक्रिया के लिए अत्यधिक परिष्कृत तरीकों की आवश्यकता होती है। अब कोई भी नकदी से भरे सूटकेस या साधारण बैंक हस्तांतरण का उपयोग नहीं करता है। अरबों डॉलर पहले रूस के एक्सचेंजों पर गोपनीयता केंद्रित क्रिप्टोकरेंसी जैसे मोनेरो या जेडकैश में परिवर्तित किए जाते हैं। फिर इन पैसों को मिक्सर नामक सेवाओं के जरिए हजारों छोटे छोटे लेन देन में बांट दिया जाता है ताकि उनका पता न चल सके। अंततः दुबई या हांगकांग के एक्सचेंजों में जहां स्रोत पर सवाल नहीं उठाया जाता, इन्हें वापस डॉलर या स्थानीय मुद्राओं में बदल दिया जाता है। इसी दौरान इन धनी लोगों के परिवार या उनके सबसे भरोसेमंद वकील सेशेल्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स या पनामा जैसे टैक्स हेवन में परत दर परत फर्जी कंपनियां स्थापित कर लेते हैं। चुराया गया पैसा इन कंपनियों के बीच दर्जनों बार ट्रांसफर किया जाता है, जिससे असली मालिक की पहचान करना नामुमकिन हो जाता है। सारी दौलत डिजिटल नहीं होती। लीक हुई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूसी केंद्रीय बैंक के भंडार या निजी तिजोरियों से टनों सोना और हीरे राजनयिक कुरियर बैग या निजी जेट विमानों में यूएई जैसे देशों में भेजे जाते हैं। यह एक विशाल निकासी अभियान है जो देखने में असमन्वित लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, शासन के खंडहरों से निजी संपत्ति निकालना। इस परिदृश्य को समझने के लिए रूस के राजनीतिक डीएनए को देखना होगा। रूस में सत्ता का हस्तांतरण कभी भी शांतिपूर्ण या संवैधानिक तरीके से नहीं होता। सत्ता पर कब्जा किया जाता है, लूटा जाता है, और यह प्रक्रिया अक्सर खूनी और अराजक होती है। जो हो रहा है वह इतिहास की एक क्रूर पुनरावृत्ति है। हमने इसे 1945 में नाज़ी जर्मनी के अंतिम दिनों में सबसे स्पष्ट रूप से देखा था। एडोल्फ हिटलर बर्लिन में अपने बंकर में कल्पना कर रहा था कि वह अस्तित्वहीन सेनाओं को आदेश देकर युद्ध जीत रहा है, जबकि उसके सबसे वफादार सैनिक हेनरिक हिमलर और हर्मन गोअरिंग उसकी पीठ पीछे गुप्त रूप से सहयोगियों के साथ शांति वार्ता कर रहे थे, अपनी जान और दौलत बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतिहास खुद को दोहराता है। सेनापति वफादारी के बजाय जीवित रहने को चुनते हैं। हमने 1991 में सोवियत संघ के पतन के दौरान भी यही फिल्म देखी थी। केजीबी के उच्च पदस्थ अधिकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी के कुलीन वर्ग ने साम्राज्य के पतन का हफ्तों पहले ही अंदाजा लगा लिया था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी संख्या। उन्होंने सरकारी खजाने, पार्टी के सोने चांदी और अरबों डॉलर की संपत्ति को पश्चिम के गुप्त स्विस बैंक खातों में तुरंत स्थानांतरित कर दिया, और रातों रात वे कम्युनिस्ट नौकरशाहों से क्रूर पूंजीवादी कुलीन वर्ग में बदल गए। यह रूसी अभिजात वर्ग के डीएनए में है, जहाज डूबते ही एक लाइफबोट चुराने के लिए। और इस विश्वासघात की परंपरा का सबसे ताज़ा उदाहरण हमने जून 2023 में येवगेनी प्रिगोजिन के विद्रोह में देखा। जैसे ही प्रिगोजिन के टैंक मास्को की ओर बढ़े, शासन के शीर्ष नेताओं के निजी जेट घबराहट में वनुकोवो हवाई अड्डे से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हो गए। पीटर्सबर्ग, दुबई और यहाँ तक कि तुर्की तक। उस दिन जो हुआ वह इस बात का एक नमूना था कि व्यवस्था कितनी कमज़ोर है और अभिजात वर्ग की वफादारी कितनी सतही है। वह दिन एक पूर्वाभ्यास था। अब असली ऑपरेशन शुरू हो गया है। इस सामूहिक पलायन की तैयारी का असर न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि सीधे मोर्चे पर भी विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। दुबई में एक बीच विला या पैराग्वे में एक फार्म के लिए बातचीत करने वाला कोई जनरल अब युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ता। वह बस अपनी निजी निकास रणनीति के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। यह जनरल अपने सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में जीत के लिए नहीं बल्कि मास्को से झूठ बोलने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। इससे अग्रिम पंक्ति में एक घातक कमजोरी पैदा होती है जिसे रणनीतिक पक्षाघात कहा जा सकता है। यह जनरल कोई जोखिम नहीं उठाता। वह रणनीतिक पहल करने से इनकार करता है। वह यूक्रेन में अंदर तक किसी महंगे हमले को कभी मंजूरी नहीं देगा। क्योंकि उस आक्रमण की विफलता पतन के दिन से पहले ही उसके खुद के हटाए जाने का कारण बन सकती थी। हालांकि इसकी सफलता एक ढहती हुई सत्ता के लिए एक निरर्थक सेवा के अलावा और कुछ नहीं है। दोनों ही परिदृश्य उसकी भागने की योजना को खतरे में डाल देते हैं। इसलिए सबसे सुरक्षित कदम यही है कि कुछ न किया जाए, यानी मोर्चे को स्थिर कर दिया जाए। वह मास्को को, जिसके बारे में उसे पता है कि वह ढह रहा है, झूठी जीत की रिपोर्ट भेजता है।
यह दावा करते हुए कि मोर्चा एक सफलता की कहानी है, जबकि वास्तव में वह अपने निजी निकासी के लिए सौदेबाजी के तौर पर सभी संसाधनों, गोला बारूद और ईंधन को जमा कर रहा है। यह आंतरिक विश्वासघात है जो रूसी सेना की सामरिक हार को एक रणनीतिक पतन में बदल देता है। भागने की यह घबराहट सिर्फ जनरलों के दिमाग तक ही सीमित नहीं है, यह पूरी कमान श्रृंखला में एक वायरस की तरह फैल जाती है। मोर्चे पर तैनात कर्नल और मेजर देख रहे हैं कि उनके ऊपर बैठे जनरल अब युद्ध में विश्वास नहीं रखते, उन्हें सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता है। पुतिन के बाद स्थापित होने वाली अराजक व्यवस्था में कोई भी अधिकारी युद्ध अपराधी के रूप में मुकदमा नहीं चलाना चाहता। कोई भी कमांडर नहीं चाहता कि उसे एक कट्टर मूर्ख के रूप में देखा जाए जिसने नई सत्ता को धोखा दिया या अंत तक पुरानी सत्ता के प्रति अंध वफादार रहा। प्रिगोर्जिन के विद्रोह के बाद यह एक गहराता हुआ व्यामोह है। वफादारी का अब कोई मतलब नहीं रह गया। नतीजा, रूसी सेना रणनीतिक एकता से काम करने वाली एक संरचना नहीं रही, बल्कि भाड़े के सैनिकों के एक समूह में बदल गई जो अपने अपने मालिक की रक्षा करने में लगे हैं और उनका मनोबल शून्य है। यह अब सेना नहीं बल्कि एक सामंती विखंडन है। सैनिक पूछने लगते हैं, हम क्यों मर रहे हैं, जबकि जवाब है, बिल्कुल नहीं, सेना तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। विश्वासघात का यह चक्र हमें सीधे क्रेमलिन के केंद्र में व्लादिमीर पुतिन के निजी दुःस्वप्न तक ले जाता है। पुतिन इस विश्वासघात से अनजान नहीं है। एफएसबी की आंतरिक सुरक्षा रिपोर्टें निस्संदेह इन भागने की योजनाओं, कुलीन वर्ग के धन हस्तांतरण और जनरलों के बीच होने वाली कानाफूसी को हर दिन उनकी मेज पर रखती हैं। और यही पुतिन की सबसे बड़ी दुविधा है, यही उनकी रणनीतिक गतिरोध है। वह पूरी तरह से उस व्यवस्था में फंस गया है जिसे उसने खुद बनाया है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके पुतिन एक बड़ा सफाया कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1930 के दशक में स्टालिन ने किया था। वह भागने की योजना बना रहे जनरलों, अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने वाले कुलीन वर्ग और जिन एफएसबी अधिकारियों की वफादारी पर उसे शक है, उन्हें रातों रात गिरफ्तार कर सकते हैं, उन्हें देशद्रोही घोषित कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। इससे ऐसा लगेगा कि उन्होंने अल्पावधि में ही अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित कर लिया है। हालांकि इस कदम का व्यापक प्रभाव विनाशकारी होगा, क्योंकि पुतिन की व्यवस्था योग्यता या विचारधारा पर आधारित नहीं है, बल्कि अभिजात वर्ग के इस भ्रष्ट कायर लेकिन सक्रिय नेटवर्क पर आधारित है। अगर वह उन जनरलों को हटा देते हैं तो अग्रिम मोर्चे पर कमान संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। वह सेना, वह कमान श्रृंखला उसी समय ढह जाएगी। अगर वह उन कुलीन वर्ग को जेल में डाल देता है तो रूस की छद्म अर्थव्यवस्था और प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले आयात चैनल उसी रात बंद हो जाएंगे। अगर वह एफएसबी के भीतर आंतरिक युद्ध छेड़ देता है तो शासन को एक साथ बांधे रखने वाला आखिरी सुरक्षा जाल भी टूट जाएगा। पुतिन को व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए इन परजीवियों की जरूरत है जो व्यवस्था को अंदर से खा रहे हैं। अगर वह इन्हें हटा देंगे तो मरीज खुद मर जाएगा। पुतिन इन रिपोर्टों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वह ऐसे पेश आ सकता है जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। वह शिखर सम्मेलनों में भाग लेता रह सकता है और कैमरों के सामने मुस्कुराता रह सकता है, लेकिन यह निष्क्रियता विश्वासघात को नहीं रोकती। इसके विपरीत यह उसे और तेज कर देता है। यह अभिजात वर्ग को यह संदेश देता है कि नेता कमजोर है, अनजान है या डरा हुआ है। निष्क्रिय विश्वासघात जल्द ही सक्रिय विश्वासघात में बदल जाता है। इस मोड़ पर एक तीसरा और बेहद क्रूर खिलाड़ी भी समीकरण में शामिल हो जाता है। CIA और MI6 जैसी पश्चिमी खुफिया एजेंसियां न सिर्फ पुतिन की अंदरूनी कलह पर नजर रख रही हैं, बल्कि सक्रिय रूप से उसका शिकार भी कर रही हैं। वे दुबई और हांगकांग में बिचौलियों के जरिए इन घबराए हुए अभिजात वर्ग के लिए एक कूटनीतिक जाल बिछा रहे हैं। उन्हें अनाधिकारिक माध्यमों से जीवन रक्षक नौका की पेशकश की जा रही है। यह पेशकश सरल और लाजवाब है। पुतिन का अंत हो चुका है। या तो तुम उनके साथ मिलकर गिरो, अपनी संपत्ति गंवा दो और हेग में मुकदमे का सामना करो, या फिर अंदर से हमारी मदद करो। पुतिन को उखाड़ फेंको, महत्वपूर्ण जानकारी लीक करो और शासन के पतन को तेज करो। बदले में अपने चुराए हुए अरबों की रक्षा करो और अर्जेंटीना में अपने नए जीवन का आनंद लो। इस कदम से पश्चिमी देश रूसी अभिजात वर्ग की कायरता को एक ऐसे हथियार में बदल रहे हैं जो सीधे पुतिन को नष्ट कर देगा। घटनाओं की यह श्रृंखला हमें एक बड़ी तस्वीर की ओर ले जाती है। यह सिर्फ कायर जनरलों के एक समूह का विश्वासघात नहीं है। यह पुतिन के 25 साल पुराने प्रचार साम्राज्य और सत्तावादी राज्य मॉडल का पूर्ण पतन है। सबसे बढ़कर यह प्रचार की मृत्यु है। रूसी सरकारी टेलीविजन के स्टूडियो में सोलोव्योव और सिमोनियन जैसे प्रचारक हर रात महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध, पवित्र विजय और बर्लिन मार्च के बारे में बात करते हैं। वे दावा करते हैं कि यूक्रेन तबाह हो गया है और पश्चिम ध्वस्त हो गया है, लेकिन इस नाटक के पर्दे के पीछे
रक्षा मंत्रालय के जनरल, जिनसे उस पवित्र विजय को लाने की उम्मीद की जाती है, गुप्त रूप से संयुक्त अरब अमीरात के विला पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये देशभक्त कुलीन वर्ग अपने रूबल नहीं बल्कि अपने डॉलर और क्रिप्टो करेंसी को देश से बाहर ले जाने में व्यस्त हैं। यह सिर्फ पाखंड नहीं है, यह दुष्प्रचार का अंत है। यहाँ तक कि दुष्प्रचार करने वाले भी अब अपने झूठ पर यकीन नहीं करते। पुतिन का हमारे सामने मौजूद ढांचे के साथ मौन सामाजिक अनुबंध अब राज्य नहीं कहा जा सकता। पुतिन का रूस किसी एक विचारधारा या राष्ट्रीय हित के इर्द गिर्द एकजुट कोई ढांचा नहीं है। यह लूट और अस्तित्व के एक साझा समझौते पर बनी एक व्यवस्था है। पुतिन की व्यवस्था दो बुनियादी स्तंभों पर टिकी है: पैसे और डर से खरीदी गई वफादारी, जो आज्ञाकारिता को मजबूर करती है। युद्ध और प्रतिबंधों ने पहले स्तंभ को सड़ने पर मजबूर कर दिया है। धन का प्रवाह रुक गया है, संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और व्यवस्था का आर्थिक आधार ढह गया है। अब युद्ध में हार की बढ़ती निश्चितता दूसरे स्तंभ को नष्ट कर रही है। पुतिन के प्रति अभिजात वर्ग का डर अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलाए जाने या युद्ध हारने के बाद नई सरकार द्वारा सफाया किए जाने के डर से कम है। जब यह समझौता टूट जाएगा और हर कोई केवल अपने अस्तित्व की चिंता करेगा, तो यह व्यवस्था बिखर जाएगी। राज्य एक सामंती रण क्षेत्र में बदल जाएगा। हर सेनापति अपनी इकाई को अपनी निजी सेना समझेगा। हर कुलीन वर्ग अपनी बची हुई संपत्ति अपने महल में ले जाएगा। यह रूस में सिद्धांतों का भ्रष्टाचार है। यह स्पष्ट हो गया है कि पुतिन द्वारा निर्मित सत्ता का दायरा वास्तव में कितना खोखला है। अब सत्ता मास्को से नीचे नहीं जाती। सत्ता घबराए हुए लोगों के हाथों में बिखर गई है। नतीजा ये है कि पुतिन पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। अब वे न तो नेता हैं और न ही आधुनिक जार। वह एक तानाशाह है, अपने महल में फंसा हुआ, भेड़ियों से घिरा हुआ, घात लगाए पहला मौका मिलते ही उसे बेच देने को तैयार। हर आदमी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, वफादारी की कस्में खा रहा है, उसकी जेब में किसी विदेशी देश का पासपोर्ट और एक गुप्त बैंक खाता संख्या है। यही पुतिन की सबसे बड़ी दुविधा है। उसने जो व्यवस्था बनाई है उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह अपनी जगह ले सके या जिस पर भरोसा कर सके, क्योंकि अपनी बेरहमी और भ्रष्टाचार भरी व्यवस्था में उसने वफादारी को नहीं, अवसरवाद को तरजीह दी है। अब ये अवसरवादी सबसे बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं, उसका पतन। ये शासन के अंत की शुरुआत नहीं बल्कि अंत है। अगर आपको इस वीडियो का विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की सामग्री का उत्पादन जारी रखने के लिए आपका समर्थन बेहद जरूरी है। अपने विचार कमेंट में हमारे साथ साझा करें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना।